इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े दानव जैसे कैदी रोकुरोटो की पास्ट स्टोरी दिखाई देती है। रोकुरोटो बाइजन क्लैन का एक जायंट होता है जो बचपन से ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो कितना भी खा ले पर उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। रोकुरोटो बचपन में ही भूख लगने पर अपनी फैमिली को खा लेता है और धीरे धीरे करके अपने गांव के बाकी लोगों को भी खाना शुरू कर देता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। रोकुरोटो को भूख लगने की वजह से वो समुराई गेंजी पर अटैक कर देता है, जिससे गेंजी बहुत दूर जाकर गिरता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देखकर सागिरी डर जाती है। गेंजी सागिरी को वहां से भाग जाने को कहता है पर रोकुरोटो सागिरी पर भी अटैक करने लगता है। तभी गाबीमारू रोकुरोटो को एक किक मारता है जिससे रोकुरोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। गाबीमारू सागिरी से कहता है ये कोई कैदी है या कोई मॉन्स्टर, इसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। सागिरी कहती है ये बाइजन क्लैन का एक जायंट है, इसकी जिम्मेदारी समुराई आइजन को दी गई थी। रोकुरोटो वापस से खड़ा हो जाता है और गाबीमारू को घूरने लगता है। गाबीमारू कहता है कि इसकी ये आंखें एक शिकारी के जैसे हैं, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार ढूंढ लेता है। गाबीमारू सोचता है कि हम दोनों के लिए यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, हमें इसे यहीं मारना होगा। गाबीमारू आगे सोचता है कि मेरी किक का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, इसका मतलब कि इवागाकुरे के निंजा जितना स्ट्रॉन्ग है। गाबीमारू गांव के मुखिया की बात याद करता है। निंजाओं का 9वां रूल, हमेशा किसी भी एनिमी से लड़ने से पहले उसकी पूरी ताकत जान लेनी चाहिए। गाबीमारू कहता है कि एक बार मैं देख लूं ये कितना पावरफुल है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसे कैसे मारना है। रोकुरोटो अपने पास खड़ा एक पेड़ को उखाड़कर गाबीमारू पर फेंक देता है। गाबीमारू उससे बच जाता है और सोचता है कि रोकुरोटो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो यूजिराहा से हेल्प करने के लिए कहता है पर यूजिराहा कहती है कि तुम्हारा काम लड़ाई करना है और मेरा काम जानकारी इकट्ठा करना है। मुझे पता है तुम इसे हरा दोगे, तुम अच्छे से लड़ाई करो। तभी रोकुरोटो अपने हाथ से गाबीमारू पर अटैक करता है। पहले गाबीमारू को लगा था कि इसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं है, पर बाद में गाबीमारू को समझ आता है कि रोकुरोटो के रिएक्शन भी बहुत ज्यादा तेज है। वो गाबीमारू पर अटैक करता है और बार बार करता है पर गाबीमारू उससे बच जाता है। गाबीमारू कहता है कि अगर इसके अटैक ने एक भी बार मुझे छू लिया तो इसका मतलब मेरी तुरंत मौत हो जाएगी। ऐसा सोचकर गाबीमारू स्टोन jutsu यूज करता है और पत्थर के टुकड़े तेजी से रोकुरोटो की तरफ फेंकता है। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो को कुछ भी नहीं होता है पर रोकुरोटो के पीछे खड़े हुए पेड़ों में बड़ा सा छेद हो जाता है। इसके बाद गाबीमारू अपनी कमर पर बंधे हुए कपड़े से रोकुरोटो पर अटैक करता है। इसका भी रोकुरोटो पर कोई असर नहीं होता है। गाबीमारू सोचता है कि मेरे jutsu अनफॉर्म ब्लेड से ये कपड़ा स्टील के जितना पावरफुल हो जाता है, पर इसका भी रोकुरोटो पर कोई असर नहीं हुआ है। गाबीमारू बहुत सारे jutsu के बारे में सोचता है और कहता है क्या ये रोकुरोटो पर असर करेगा, क्या ये वाला या फिर ये वाला। हमें दिखाया जाता है कि सागिरी गेंजी के घाव पर पट्टी बांध रही होती है पर उससे खून बहना रुकता नहीं है। गेंजी सागिरी से कहता है सब छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, तुम बहुत ही अजीब हो, अभी तो तुम मुझसे लड़ रही थी। सागिरी कहती है मैं अपने साथी लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। गेंजी कहता है अब मुझे समझ आया, तुम चीजों को दो हिस्सों में नहीं बांटती हो, जैसे आदमी और औरत, जैसे ताकत और कमजोरी, तुम बीच का रास्ता खोजती हो। गेंजी आगे अपनी तलवार सागिरी को देते हुए कहता है एक तलवार योद्धा का दिल होती है, मैं तुम्हें अपनी तलवार दे देता हूँ। रोकुरोटो ने समुराई आइजन को भी मार दिया है, तुम एक समुराई हो, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। समुराई सागिरी, तुम रोकुरोटो को मार दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाबीमारू रोकुरोटो से लड़ने के बारे में सोच रहा होता है। तभी रोकुरोटो अपने हाथ से गाबीमारू पर अटैक करता है। गाबीमारू बच जाता है पर सागिरी रोकुरोटो की एक उंगली काट देती है और रोकुरोटो दर्द की वजह से रोना शुरू कर देता है। सागिरी रोकुरोटो की उंगली काटने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर गाबीमारू चौंक जाता है। सागिरी कहती है अगर हम बॉडी की हड्डियां जहां जुड़ती हैं वहां पर अटैक करें तो मजबूत से मजबूत बॉडी को भी काटा जा सकता है। ऐसे ही हम सभी समुराई लोगों को सजा देते हैं। यूजिराहा और सेंटा ये सब देख रहे होते हैं। सेंटा यूजिराहा से कहता है मैं जाकर गेंजी की हेल्प करता हूँ। यूजिराहा कहती है क्या? गेंजी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की हेल्प करते हो।
इतने शोर के बाद भी कोई राक्षस यहाँ नहीं आ रहा है। हम चुपचाप बैठकर इन लोगों की लड़ाई देखेंगे और इनके मरने के बाद यहाँ से भाग जाएंगे। सागिरी और गावीमारू प्लान बनाते हैं कि हमें रोकुरोटो के हड्डियों के गैप पर अटैक करना होगा, जिससे ये कमजोर हो जाएगा और हम उसका सर काट देंगे। सागिरी कहती है पर रोकुरोटो का सर बहुत ऊंचाई पर है। गावीमारू कहता है हमें कुछ भी करके रोकुरोटो को झुकाना पड़ेगा। मैं रोकुरोटो के अटैक को रोक दूंगा, तुम पीछे से आकर इसके पैर काट देना जिससे ये जमीन पर गिर जाएगा। जैसे ही रोकुरोटो अटैक करता है, गावीमारू अपने पैरों से रोकुरोटो के अटैक को रोक लेता है और सागिरी रोकुरोटो के पैर पर तलवार से हमला करती है, पर इससे रोकुरोटो को कुछ भी नहीं होता है। सागिरी सोचती है इसने मेरे सीनियर समुराय को मारा है, मुझे खुद को शांत रखना होगा, मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा, फोकस करना होगा। ये सोचकर सागिरी गहरी सांस लेती है और रोकुरोटो के हाथ पर अटैक करती है। इससे भी रोकुरोटो को कोई असर नहीं होता है। सागिरी गावीमारू से कहती है कि रोकुरोटो ज्यादा हिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के गैप बंद हो जाते हैं, हमें इसे शांत करना होगा। तभी रोकुरोटो को और ज्यादा भूख लगने लगती है और वो तेजी से रोने लगता है, जिससे गावीमारू और सागिरी के कान फटने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर रोकुरोटो अचानक से गावीमारू पर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि गावीमारू के मुंह से खून आने लगता है। गावीमारू सोचता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये सब झेल सकता हूँ। सागिरी गावीमारू को बचाने के लिए रोकुरोटो के सामने आ जाती है। रोकुरोटो अपने हाथ से सागिरी पर अटैक करने वाला होता है। सागिरी सोचती है कि मुझे शांत रहना होगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा और लॉजिकली सोचना होगा। मुझे चीजों को दो हिस्सों में नहीं तोड़ना है, मुझे अपनी भावनाओं का यूज करके स्ट्रांग बनना है और लॉजिकली सोचते हुए समस्या का हल निकालना है। मुझे बीच का रास्ता नहीं चुनना है, ऐसा वो बार बार सोचती है। और सागिरी एक गहरी सांस लेती है और रोकुरोटो के सारे अटैक को अपनी तलवार से रोक लेती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सेंटा कहता है समुराय में सागिरी की रैंक 12 है, पर ये रैंक्स केवल स्किल के ऊपर नहीं है, लोग क्लैन के मुखिया बनने में कितने काबिल हैं इस बात पर भी डिपेंड करती है। और सागिरी एक लड़की होने की वजह से उसकी रैंक इतनी ज्यादा कम हो गई है। गेंजी सोचता है कि सागिरी के पास लड़ाई का अनुभव थोड़ा कम है, पर जब सागिरी के सारे डाउट दूर हो जाते हैं तब सागिरी की तलवारबाजी रैंक 1 वाले से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सागिरी को भले ही इस आइलैंड के मॉन्स्टर से डर लगता हो, पर कैदी को सजा देने में सागिरी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये एक जिद्दी इंसान है। गावीमारू भी सोचता है कि जब मैं सागिरी से पहली बार मिला था मैं सही था, सागिरी बहुत स्ट्रांग है। सागिरी पर अटैक करते हुए रोकुरोटो जमीन पर गिर जाता है। सागिरी जैसे ही उसकी गर्दन पर अटैक करने वाली होती है, रोकुरोटो वहां से खुद को बचा लेता है। गावीमारू सोचता है कि रोकुरोटो पर क्लोज अटैक करना खतरे से ज्यादा खाली नहीं है। रोकुरोटो को हराने का केवल एक ही तरीका है कि हम उसका सर काट दें, पर इसके लिए हमें समुराई की सजा देने वाली स्किल की जरूरत होगी। हमें रोकुरोटो को जमीन पर झुकाना ही होगा। इसके लिए फालतू के हमले कोई काम के नहीं है, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए गावीमारू अपने अलग अलग जुत्सु को अपने आग वाले जुत्सु एस्थेटिक ब्लेज के साथ मिलाकर यूज करने लगता है। ये देखकर यूजुरा सेंटा से कहती है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, और दोनों लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गावीमारू के सारे अटैक का रोकुरोटो पर कोई असर नहीं होता है, पर इन हमलों की वजह से आसपास आग लग जाती है और धीरे धीरे रोकुरोटो के चारों ओर आग फैलने लगती है। यूजुरा भागते हुए सेंटा को बताती है कि ये लोग पूरे एरिया में आग लगा रहे हैं। पेड़ पौधों के आग में जलने की वजह से जहरीले धुआं पैदा होते हैं। रोकुरोटो जितना ज्यादा रोएगा और चिल्लाएगा, ये धुआं उतना ज्यादा रोकुरोटो के अंदर जाता चला जाएगा, जिससे रोकुरोटो का दम घुटने लगेगा। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो जमीन पर सर रखकर बहुत तेज खांसने लगता है। सागिरी कहती है कि देखते हैं रोकुरोटो की दम घुटने से मौत होती है या हमें उसका सर काटना पड़ेगा। सागिरी रोकुरोटो के पास जाती है और उसका सर काटने ही वाली होती है, पर रोकुरोटो सागिरी पर अटैक करने की कोशिश करता है। गावीमारू आकर उसका अटैक रोक देता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी को देखकर रोकुरोटो अपना पास्ट को याद करता है और सोचता है कि कोई मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी के हाथ में रोकुरोटो का सर होता है। सागिरी रोकुरोटो से कहती है हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें डरा दिया है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरे पास अनुभव की कमी है, पर सब ठीक हो जाएगा, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए सागिरी अपने हाथ से रोकुरोटो के कटे हुए सर की आंखें बंद कर देती है। गावीमारू कहता है कि आग की लपटें बढ़ रही हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सागिरी समुराई गेंजी की तरफ देखती है जो कि मर चुका होता है। सागिरी सोचती है कि मुझे अपने साथी समुराई की चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस आग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सागिरी कहती है कि ये अजीब है,
नॉर्मली जानवर आग से दूर भागते हैं। गाईमारू कहता है कि ये राक्षस भी तो अजीब ही हैं। हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ से ये राक्षस आ रहे हैं। इससे हमें अमृत के बारे में और ज्यादा पता लगेगा और मैं अपनी बीबी के पास जल्दी से जा पाऊंगा। गाईमारू सागिरी से कहता है, कहीं तुम अपने साथी समुराई के बारे में सोच तो नहीं रही हो? सागिरी कहती है, नहीं, उन लोगों ने कुछ सोचकर ही तो ये काम चुना होगा। मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मुझे उनकी चिंता है तो मैं जल्दी से जल्दी अमृत खोज कर उन्हें इन सब चीजों से फ्री कर देती हूँ। सागिरी और गाईमारू भागते हुए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर यूजिरा और सेंटा भी खड़े होते हैं। सभी लोग वहाँ पर एक गांव देखते हैं जिसको देखकर चौंक जाते हैं। सेंटा कहता है कि ये जगह ही शिनसेंक्यू है, यहाँ पर ही अमर साधु रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोमा और उसका भाई राक्षसों को मार रहे होते हैं। वो दोनों आपस में अमर हुए साधु की बात कर रहे होते हैं। टोमा बताता है कि ऐसी कहानी है जिसमें साधुओं के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं और ये कभी मरते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आइलैंड पर हमें ऐसे साधु देखने को मिल जाएं। शिनसेंक्यू में हमें अमर साधु देखने को मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो राक्षस मिल रहे हैं। टोमा का बड़ा भाई कहता है, हमें जैसे ही साधु मिलेंगे हम उन्हें मार देंगे और उन्हें खा लेंगे। इससे हमारी भूख तो शांत हो ही जाएगी। तभी टोमा के बड़े भाई को एक आवाज आती है और वो पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ पर दो लड़कियां आपस में चुम्मा चाटी कर रही होती हैं और कुछ खा भी रही होती हैं। ये देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं।